बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एकोनाइट जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, ये फ़र्स्ट ईयर की पहली मेडिसिन है और इसको हम आज डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एकोनाइट को स्टडी करने से पहले मैं चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी और एलोपैथी में, वो मैं डिस्कस करूँगी आपसे। देखिए, एकोनाइट ही वो वाहिद मेडिसिन है जिसकी डिस्कवरी से हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स जिनकी आजमाइश सेहतमंद इंसानों पे होती है वो क्यों सही है, और एलोपैथी की मेडिसिन्स जो हैं वो जानवरों पे आजमाइश करते हैं तो वो क्यों सही नहीं है। हमने इस मेडिसिन की डिस्कवरी के बाद इसको जाना, ठीक है। इस मेडिसिन को डॉक्टर्स ने क्या किया कि गाजर ली, ठीक है। तो गाजर का जो रस है ना उसे निकाला, ठीक है। उसे निकाल के इन्होंने उसमें एकोनाइट का जो जहर था ना वो भर दिया। एकोनाइट को गाजर के रस में मुकम्मल तौर पर भर दिया। अब वो रस अगर 200 इंसानों को मारने के लिए काफ़ी था, एक इंसान तो एक रह गया, कि अगर वो आप उस रस को थोड़ा थोड़ा करके 200 लोगों को भी खिलाएं ना तो वो 200 लोग जो हों वो एट द स्पॉट उस रस से मरने के लिए इनफ है, ठीक है। तो जब वही जो ये इन्होंने रस हाथी को खिलाया तो हाथी पे उस चीज़ का ज़रा भी असर ना हुआ। हाथी बिल्कुल सेहतमंद रहा, बिल्कुल जैसे वो था वैसे ही था, उस पर कोई असर ना हुआ। तो इस मेडिसिन की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने ये चीज़ जो थी उन्होंने इसको कंफर्म कर दिया कि कोई भी दवाई जो है उसकी जब तक इंसान पे आजमाइश नहीं होती ना, हम तब तक उसके इफ़ेक्ट्स इंसानों पे नहीं जान सकते। अब हाथी को खिलाने से उस पे तो कोई असर नहीं हुआ। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कोई एलोपैथी की बात कर रही हूँ, मैंने उसको हाथी पे उसका तजुर्बा किया, मैंने इंसान पे नहीं किया, ठीक है। मैं उसे खिलाती हूँ एकोनाइट, हाथी बिल्कुल ठीक रहता है, कोई मतलब उससे कोई नहीं होता, ठीक है। अब वही दवाई जब मैं उठा के किसी इंसान को दे दूँगी कि भाई ये इस मकसद के लिए दवाई है, ये इस इंसान को दे दूँ, वो इंसान तो एट द स्पॉट मर जाएगा। तो फिर हाथी ने कोई अपने एहसास या कोई फीलिंग्स शो कर सकता है? नहीं कर सकता ना, कि वो कैसे फ़ील कर रहा है ये दवाई खाने के बाद। तो फिर हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये दवाई जो है इसके ये इफ़ेक्ट्स हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि इस दवाई में और भी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो जो हाथी ने एहसास फीलिंग्स वगैरह नहीं बताई वो हम खुद से एज्यूम कैसे कर सकते हैं, जबकि हमने उसकी आजमाइश ही किसी जानवर पे की है। ठीक हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब हम एकोनाइट को डिटेल से पढ़ते हैं जी। तो ये जो एकोनाइट है ये मेडिसिन जो है ये एक एक्यूट एमरजेंसी केसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, एक्यूट एमरजेंसी केसेस में। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मेडिसिन का जो ऑनसेट है वो बहुत ज़्यादा सडन और वायलेंट होता है, ठीक है। इसकी अलामात जल्दी आती हैं, ठीक है, और शिद्दत की आती हैं, ठीक है, और जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। दुरानिया इसका बहुत कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस मेडिसिन को कौन कौन से लोगों में ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है, तो गर्ल्स में, वो गर्ल्स जो मोटी ताज़ी होती हैं वो हमेशा बैठी रहती हैं, ठीक है, उनमें एकोनाइट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा टीनेजर्स जो बच्चे हैं 14-15 साल के, उनमें हम एकोनाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करवाते हैं। ठीक हो गया ये चीज़ें। इसके बाद जो एकोनाइट की तमाम तकलीफ़ हैं ये एकदम से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्यूट केसेस की जो एकोनाइट है ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, ठीक है। और इस दवा का जो कॉमन नेम है एकोनाइट का वो है, कॉमन नेम इसका मोंक शूड है, MONK मोंक, SHOOD,
शूट। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि एकोनाइट का कॉमन नेम क्या है तो आप लिख सकते हैं मोंक शूट। या फिर अगर आप एकोनाइट मेडिसिन को लिखने लगे हैं ना, इस पे डिटेल आंसर इसका लिखने लगे हैं, तो अगर आप ये कॉमन नेम और इसका फैमिली नेम भी लिखते हैं ना तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इसका फैमिली नेम है रेनिनकुलेशिया, RANUN रेनन, ठीक है, CULA कुले, CEA कुलेशिया, रेनिनकुलेशिया इसका फैमिली नेम है और कॉमन नेम जो है वो इसका मोंक शूट है। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं कि एकोनाइट जो है इसका जो असर है वो किस किस बॉडी ऑर्गन पर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला एकोनाइट जो है वो एक्ट करती है माइंड पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका जो ज़्यादा रोल है वो है GIT पे, इनके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक हो गया, ग़िज़ा की नाली। तीसरे नंबर पे इसका जो रोल है वो है स्किन पे भी इसका रोल है। और चौथे नंबर पे इसका मेन जो असर है वो फीवर पे होता है। इसके अलावा खांसी वगैरह में या जो रिस्पिरेटरी ट्रबल्स हैं उनमें भी ये मेडिसिन सजेस्ट की जाती है, ठीक है। अब मैं जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये आप ज़रूर याद करें कि इसका किस किस बॉडी ऑर्गन पे रोल है, ठीक है। एक तो हो गया माइंड पे, दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, ठीक है, और तीसरा स्किन पे, फीवर पे और कफ पे। तो इससे एग्जामिनर ये क्वेश्चन कह सकता है कि भाई एकोनाइट की जहनी अलामात बताएं, ठीक है। अब चूँकि एकोनाइट जहन पे ज़्यादा असर करती है ना, तो जहनी अलामात भी पूछ सकता है या फिर जिल्द की अलामात भी पूछ सकता है, बुखार की अलामात पूछ सकता है, खांसी की या फिर निज़ामी तनफ़ुस की अलामात पूछ सकता है, स्किन की पूछ सकता है, GIT की पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इसको एक फॉर्म में लिख दिया है कि जिस चीज़ पे इसका मेन रोल है वो आप देख लें कि स्किन की अगर कोई डिज़ीज़ है तो फिर भी आप एकोनाइट को लाजमी याद रखिएगा, लेकिन एकोनाइट की सिम्टम के अकॉर्डिंग ही आपने मेडिसिन सजेस्ट करनी है। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि जो एकोनाइट का पेशेंट है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि एकोनाइट का ये पेशेंट जो है ये एकोनाइट का पेशेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ एकोनाइट का पेशेंट याद रखना है कि वो मोटा ताज़ा होगा, हेल्दी होगा, रोबोस्ट होगा, ठीक है। दिखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा जिस्मानी तौर पर, लेकिन उसका दिमागी जो सिचुएशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगी। फिज़िकली हेल्दी होगा लेकिन मेंटली जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा, बहुत वीक होगा मेंटली। सही हो गया। अब ये कैसे हमें जज होगा कि भाई ये फिज़िकली तो हेल्दी है, वो तो नज़र आ गया, लेकिन मेंटली वीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं उसके लिए आपके सामने एक एकोनाइट के पेशेंट की ना एक डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। जस्ट इग्नोर द माई ड्राइंग। ओके, ये पेशेंट है, ठीक है, और इसने ठीक है जी, फ़र्ज़ करें कि ये एकोनाइट का पेशेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसके चेहरे से आपने जजमेंट करनी है। क्या जजमेंट करेंगे, इसका चेहरा जो होगा ना बहुत ही ज़्यादा, एक तो गर्म होगा, हॉट होगा और रेड होगा, सुर्ख होगा। अब मैंने बताया एकोनाइट का पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। सेहतमंद मतलब कि उसमें जो खून होता है ना वो सही मिकदार में पूरी क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से उसका चेहरा जो होगा वो रेड होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उसका चेहरा ड्राई होगा, ठीक है। खुश्की, इसकी जिल्द में खुश्की पाई जाती है। एकोनाइट के पेशेंट की जो जिल्द होगी वो ऑयली नहीं होगी बल्कि ड्राई होगी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको इसके चेहरे को देख के मिलेगी वो होगी स्ट्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ। उसके चेहरे से खौफ बहुत ही ज़्यादा नुमाया होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे पेशेंट जो है ना उसे किसी चीज़ का खौफ है, और वो उसके चेहरे से आपको जज हो जाएगा कि ये घबराया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फियरफुल है, ठीक है। स्ट्रेस्ड और फियरफुल।
तो ये आपको उसके चेहरे से देख के पता चल जाएगा। दूसरा मोटा ताज़ा होगा। अब जो बंदा जिसे आप उसके चेहरे से देखो वो खौफ की कैफियत में आपको फ़ील हो, ठीक है, और दूसरा बॉडी वाइज बिल्कुल ठीक हो, तो आपको जजमेंट हो जाना चाहिए कि ये मेंटली थोड़ा वीक है लेकिन फिज़िकली क्या है, ठीक है। ओके, इसके बाद इसकी जो कॉमन सिम्टम मैं बता दूं, एक्वानाइट की कॉमन सिम्टम ही यही है, स्ट्रेस्ड फेस, यानी कि फेस क्या है, स्ट्रेस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ फेस है इसका, ठीक है। तो ये है एक्वानाइट की कॉमन सिम्टम है। यहाँ से आपको देख के इसकी जजमेंट हो जाएगी कि भाई ये थोड़ा सा ना एक्वानाइट का पेशेंट है। अब हम फर्दर आगे इसकी मेडिसिन डिस्कस करते हैं, तो फिर इसकी सिम्टम डिस्कस करते हैं, तो आपको मज़ीद इस मेडिसिन के बारे में जजमेंट होगी, ठीक है। अब इसका खौफ किस चीज़ का है, मैंने बताया कि इसके चेहरे को देख के आपको खौफ फील होता है, लेकिन खौफ किस चीज़ का है। मरीज़ कहेगा कि मुझे बाहर नहीं जाना, मैं अकेला नहीं जा सकता, भाई उसे बाहर जाने से डर लगता है, खौफ आता है, घर में रहना पसंद करेगा, ठीक है। इसके अलावा मौत का खौफ उसे हर वक्त यही होता है कि भाई इस टाइम पे ना जैसे ही घड़ी की सुई जो है ना वो इस नंबर पे आएगी, मैंने मर जाना है, अपनी डेथ को वो प्रिडिक्ट कर लेता है, इतना उसे अपनी मौत का खौफ होता है। बाहर जाने से, हजूम में जाने से उसे डर लगेगा, इसके अलावा किसी सीढ़ी पे चढ़ने से उसे डर लगेगा कहीं मैं गिर जाऊँ, कहीं मैं मारी ना जाऊँ, ठीक है, और वो अपनी डेथ को प्रिडिक्ट कर लेगा। अच्छा, इस पेशेंट की अगर आप पल्स चेक करो ना, इसकी अगर आप पल्स चेक करो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी, तेज़ी से धड़क रही होगी, ऐसे इतनी तेज़ी से उसका दिल भी धड़क रहा होगा, उसकी पल्स भी फास्ट होगी, और बीट जो होगी वो बहुत शदीद होगी, हार्ड होगी, ठीक है। अब मरीज़ में बेचैनी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, घबराहट का शिकार हो, बेचैन, कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है, मरीज़ को एक जगह चैन ही नहीं आता है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि एक्वानाइट का पेशेंट जो है ना उसे पसीना नहीं आता, उसका पसीना जो होता है वो दबा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये उस पसीने के दब जाने की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि मरीज़ की हार्ट बीट जो है वो पल्स तेज़ है, ठीक है, और बेचैनी उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस वजह से, ठीक है। अगर तो मरीज़ को बुखार होता है तो उसके साथ मरीज़ को प्यास लाजमी होगी, ठीक है। ओके जी, इसके बाद ये तो मैंने इसकी आपको दिमागी अलामात बता दी कि मरीज़ कैसा दिखता है, आप कैसे उसकी जजमेंट करोगे, ठीक है। इसके बाद मरीज़ की दिमागी अलामात में ही आपने म्यूज़िक के बारे में लिखना है कि मरीज़ म्यूज़िक नहीं सुनेगा, म्यूज़िक तो उसके लिए बर्दाश्त ही नहीं है, म्यूज़िक अगर सुनेगा तो सैड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, परेशान, खौफ में आ जाएगा, ठीक है। तो म्यूज़िक से उसकी जो तकलीफ़ हैं उनमें क्या होता है, एग्रावेशन होती है, यानी इजाफा होता है, ठीक है। ओके, मैंने अब आपको बताया कि एक्वानाइट जो है वो असर करती है माइंड पे, तो मैंने माइंड की आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इसका स्किन पे क्या रोल है, स्किन कैसी हो तो कब हम इसको सजेस्ट करें, ठीक है। ओके जी, एक्वानाइट की पेशेंट की जो स्किन होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा, पहली चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसकी स्किन ड्राई होगी, ड्राई और हॉट, ठीक है। फेस इसका बिल्कुल रेड होगा, ये चीज़ हमने दिमागी अलामात में भी पढ़ी है और ये आप स्किन में भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट जो होगा ना उसके चेहरे पे उसे बहुत ज़्यादा जलन फील होगी, ठीक है, चेहरे पे पूरे जिस्म पे उसे जलन फील होगी, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी, वो कहेगा कि इतनी ज़्यादा जलन है, वो कहता है मुझे लार्ज क्वांटिटी में पानी दो भाई, क्योंकि उसे गर्मी अंदर महसूस होती है, जलन फील होती है, जिसकी वजह से वो पानी पीना चाहता है, ठीक है, और ताकि उसे जो है वो इस जलन से इससे आराम पहुँचे। जब मरीज़ को बुखार होता है ना तब उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बुखार में उसे अंदर तपश महसूस होती है, वो पानी की ख्वाहिश भी करता है, ठीक है। तो ये स्किन की भी और मैंने फ़ीवर की भी इसमें बता दी आपको, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है फ़ीवर की जब बात आएगी कि फ़ीवर कभी भी इन्फ्लामेटरी फ़ीवर में आप एक्वानाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लामेटरी फ़ीवर क्या मतलब कि ऐसा फ़ीवर जिसकी मियाद काफ़ी
लंबे अरसे तक होती है, जैसे कि टाइफाइड है 21 दिन का इसका दौरानिया होता है, ठीक है। तो इस फीवर में, टाइफाइड फीवर में क्या होता है, चूँकि इसका दौरानिया ज़्यादा होता है तो इसमें मरीज़ की बॉडी में क्या होने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आप एकोनाइट को सजेस्ट कर सकते हैं जबकि कोई पस वगैरह नहीं बनी है, ठीक है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, तब आप कर सकते हैं सजेस्ट। लेकिन मोस्टली हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कभी भी एकोनाइट को आपने फ़ीवर, उस फीवर में जिसमें ब्लड में पॉइज़न आ जाता है, आप उसमें सजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि टाइफाइड हो गया, डिफ्थेरिया हो गया, ठीक है। तो इन बुखारों में आप एकोनाइट को कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है, देखिए टाइफाइड, वैसे एकोनाइट की पेशेंट को गुनूदगी नहीं होती है, ठीक है। एकोनाइट का पेशेंट सोता नहीं है, बेहोश नहीं होता, अपने होशो हवास में ही रहता है। जबकि टाइफाइड में पेशेंट जो होता है वो गुनूदगी में चला जाता है, गफलत में चला जाता है, ठीक है। और एकोनाइट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि एकोनाइट का जो पेशेंट है उसमें बेचैनी और उसमें खौफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि टाइफाइड फीवर हो या डिफ्थेरिया हो तो उसमें मरीज़ को ना बेचैनी होती है ना खौफ होता है, वो बस एक जगह बेसूध लेटा रहता है, ठीक है। तो फीवर, टाइफाइड फीवर में और डिफ्थेरिया या फिर ऐसे फीवर जिसमें ब्लड पॉइजन इन्वॉल्व होता है, आप उसमें एकोनाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो भाई हमने स्किन के बारे में भी बात कर ली, फीवर के बारे में भी बात कर ली कि फ़ीवर कब हो, ठीक है, कब अपने एकोनाइट को सजेस्ट करना है। और इसके अलावा एक चीज़ और ये बात याद रखनी है कि इसका जो फ़ीवर होता है ना, एकोनाइट का फ़ीवर, इसका हमला शदीद होता है और अचानक होता है, ठीक है। मरीज़ को ऐसे अभी बुखार आया, ठीक है, और शिद्दत का आएगा, मरीज़ शायद 105 तक पहुंच जाए बुखार, ठीक है, लेकिन फिर रातों रात ख़त्म भी हो जाता है। एकोनाइट का फ़ीवर ऐसा होता है, जबकि टाइफाइड का फ़ीवर तो 21 दिन तक लगातार रहता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एहसासात, एकोनाइट का जो फ़ीवर होता है ना, उसमें मरीज़ को ना सर्दी का एहसास होता है, ठीक हो गया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एकोनाइट के पेशेंट को जब फ़ीवर होगा तो उसे सर्दी का एहसास होगा, ठीक है। अगर हम एहसास की बुनियाद पर देखें ना तो ये भी इसका की पॉइंट है कि एकोनाइट को ना चुभने वाली सर्दी फील होगी, सर्दी लगने का एहसास होगा चुभने वाली, ठीक है। ओके जी। इसके अलावा अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इसको आप, इसकी जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। अब एक चीज़ और याद रख लें कि इसका जो फ़ीवर है ना, मैंने आपको बताया कि एक तो इसका हमला शदीद होता है और फ़ीवर जो है वो मतलब रातों रात ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो फ़ीवर होता है ना, एकोनाइट का फ़ीवर, वो कब होता है मरीज़ को, रात के वक्त, मिडनाइट पे, ठीक है। मिडनाइट को फ़ीवर होता है और रातों रात ही वो ख़त्म भी हो जाता है फ़ीवर, ठीक हो गया। और इसके अलावा मरीज़ की अलामात में जो इजाफ़ा होता है ना, फ़ीवर जो है वो शाम के वक्त होगा या फिर मिडनाइट को होगा, तो ये आप इसके एग्रावेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी अलामात में इजाफ़ा शाम के वक्त होता है, मिडनाइट को होता है, ठीक है। और इसके अलावा मरीज़ जो है वो सर्दी लगती है लेकिन इसके बावजूद मरीज़ अपने आप को कवर नहीं करेगा, ठीक है। मरीज़ अपने आप को कवर नहीं करता, डू नॉट कवर हिमसेल्फ, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसे गर्मी का एहसास हो रहा होता है जब फीवर लगता है ना, एहसास उसे एक तरफ सर्दी का, चुभने वाली सर्दी का होता है, लेकिन जब बुखार ज़्यादा होता है तब उसे गर्मी का एहसास होता है, जलन का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो पानी ज़्यादा मिकदार में पीता है, तो तब वो अपने आप को कवर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। टच करना भी मरीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। टच करने से भी उसके अलामात में इजाफा होता है। तो अगर आप एग्रावेशन में भी, आप यहीं से फ़ीवर से ही आपकी 4 एग्रावेशन हो गई जाती हैं कि मिडनाइट को मरीज़ के अलामात में इजाफा होता है, शाम के वक्त होता है, इवनिंग में कवर करने से मरीज़ खुद को कवर नहीं करता क्योंकि कवर करने से उसकी तकलीफ़ में इजाफा होता है, और मरीज़ जो है वो छुआ जाना भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। तो ये तो मैंने इसकी बता दी आपकी जो ऊपर वाली सिम्टम्स थी कि मेन जो क्लिनिकल टिप्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की, ठीक है, जो कि आप अपने पेपर में लिखोगे, ठीक है। ये हैं इसकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स।
पहली चीज़ आपने ये देखना है, मरीज़ को जो सर दर्द होगा वो गर्मी वाला होगा, ठीक है, तपकन वाला मरीज़ को सर दर्द होगा, बर्निंग हेड एक, ठीक है, यानी कि गर्मी वाला हेड एक होगा। सर में दर्द है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना लोहे आग में रखा हुआ है सर, इस तरह से सर दर्द होगा। और उसका जो गला होगा वो बिल्कुल क्या होगा, खुश्क होगा, ड्राई थ्रोट, ठीक है। और इसके अलावा मरीज़ के मैदे में भी जलन होगी, ठीक है, स्टमक में भी क्या होगी, बर्निंग होगी। इसके अलावा ये मैं इस पिक्चर को देख के आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मरीज़ के सिम्टम है। फेस आपको मैंने बता दिया उसका कैसे होगा, फियरफुल होगा, स्ट्रेस्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा हॉट होगा, ड्राई होगा। और इसके अलावा मरीज़ को प्यास जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैदे में जलन है, प्यास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रात के वक्त जो है मरीज़ की अलामात में क्या हो जाता है, इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है। कब होता है, नाइट को। इसके अलावा मरीज़ को पाँव में, टांगों में नंबनेस का एहसास होता है, सुन हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा टांगों में टिंगलिंग और शूटिंग पेन होता है, जैसे कि करंट लगने जैसा पेन, ठीक है। तो ये आप देख लें, इस पिक्चर को देख के ये आपको कितनी ज़्यादा अलामात मैंने बता दी हैं कि आप ये भी बता सकते हैं कि मरीज़ को सर दर्द जो होता है वो बर्निंग हेडेक होता है, मरीज़ को गर्मी की शिद्दत, गर्मी के एहसास के साथ मरीज़ को सर दर्द होता है। इसके अलावा मरीज़ का चेहरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, ड्राई होता है, रेड फेस होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं मरीज़ की मैदे में जलन होती है, उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, रात के वक्त उसकी अलामात में इजाफा हो जाता है और मरीज़ को क्या होती है, टांगों में सुन होने का एहसास होता है। तो ये तो आप डायग्राम को देख के ही इसकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम जो है वो जज कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रात के वक्त एकोनाइट की अलामात में इजाफा होता है, शाम के वक्त होता है, और जब मरीज़ जो है वो अपने गर्म कमरे में जाता है तब, और जब बिस्तर में लेटता है तब भी उसे मरीज़ के अलामात में इजाफा होता है। लेकिन मरीज़ को आराम कब होता है, जब वो ओपन एयर होती है, खुली हवा में एकोनाइट का मरीज़ जो है वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है, खुली हुई हवा उसे पसंद आती है, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर केंट जो हैं, अब इनके बारे में मैं कुछ बता दूं कि डॉक्टर केंट क्या कहते हैं एकोनाइट के बारे में। अच्छा जी, डॉक्टर केंट ने एकोनाइट के बारे में एक चीज़ लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि भाई एकोनाइट जो है ना कि एक तूफ़ान है। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि इसकी अलामात जो हैं वो एक ही वक्त में आती हैं, शिद्दत से आती हैं, ठीक है, और फिर जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने इसकी एग्जांपल एक तूफ़ान के साथ दी है कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान है और जल्दी आता है और सफाई करके फ़ौरन क्या हो जाता है, चला जाता है। अब आपको पता है कि इसका जो ऑन सेट है, इसका जो अमल का वक्त है वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि अगर, अब दो तरीके हैं, चूँकि एक एकोनाइट जो है वो एक तूफ़ान की तरह उन्होंने इससे मुशाबत दी है, यानी कि अगर तो ये मरीज़ को, इसके दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये मरीज़ की ज़िंदगी ख़त्म कर देगी, ठीक है, उसकी लाइफ जो होगी वो ख़त्म कर देगी, या फिर एकोनाइट जो होगी वो मरीज़ को हमेशा के लिए क्या कर देगी, सेहत याब कर देगी, ठीक है, क्योर कर देगी, और मरीज़ फिर कभी भी मुज़म्मन अमराज में मुब्तला नहीं होगा। मतलब ये कि वैसे एकोनाइट को आपने हमेशा, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि 30 पोटेंसी में देनी है। बड़ी पोटेंसी में देने से पहले आपने ये बात याद रखनी है, 200 में या फिर क्याऊ में, या आपने बात याद रखनी है कि बहुत एहतियात से देनी है, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन होती हैं। अगर तो मरीज़ उसको झील गया तो इसका मतलब है मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगा, या फिर उसकी लाइफ जो होगी वो फॉरएवर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको चीज़ बताई कि जब इन्होंने एकोनाइट का तजुर्बा किया था उस पे, हाथी पे और इंसानों पे, तो इन्हें ये पता चला कि हाथी पे इसका असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाथी जो है वो एक सब्ज़ी खोर जानवर है, जबकि एकोनाइट का जो ज़्यादा असर है वो उन लोगों पे होता है जो कि गोश्त खाने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। पेशेंट से ये भी पूछना है कि भाई आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सब्ज़ियों का, ठीक है। तो इससे भी आपको ये जजमेंट हो सकती है कि अगर तो ये सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एकोनाइट जो है वो मैं 200 में कर दूं, या फिर रिपीटिशन जो है वो मैं उसकी ज़्यादा कर दूं, ठीक हो गया। और अगर आप 200 का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप रिपीटिशन ज़्यादा कर दें। लेकिन अगर तो मरीज़ जो है वो गोश्त खाने वाला है तो उसे कोशिश करें कि एकोनाइट की 30 डोज ही दें, ठीक है, 30 पोटेंसी ही उस पर दें।
ओके जी, इसके अलावा जी खौफ के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके चेहरे से जो जो एकोनाइट का जो खौफ होता है ना, वो बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म का होता है। जिस दिमागी या जिस्मानी अमराज की वजह से मरीज़ में खौफ पैदा हो जाता है, ठीक है, दिमागी अमराज और जिस्मानी अमराज। फ़र्ज़ करें कि मरीज़ को यरकान हो गया है, तो उसमें मरीज़ के चेहरे से जो खौफ है वो बहुत वाज़े तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अगर तो यरकान का या जॉन्डिस का पेशेंट है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, उसके चेहरे से खौफ बहुत ज़्यादा टपक रहा है, तो आप उसके लिए एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे कैमोमिला भी जो है ये हिजानी कैफियत के लिए यूज़ होती है और गुस्से की कैफियत के लिए, लेकिन एकोनाइट जो है ये अगर खौफ की बात करें तो कैमोमिला में भी खौफ पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो कि हम खौफ में सजेस्ट करते हैं, लेकिन एकोनाइट आगे जाके मैं आपको इनका डिफ्रेंशिएट करना भी सिखाऊंगी। ओके, इसके अलावा मैंने आपको जो चीज़ पहले बताई कि मरीज़ जो है उस पर खौफ इतना ज़्यादा होता है कि वो पहले ही अपनी जो डेथ है वो प्रिडिक्ट कर लेता है। वो ये कहता है कि घड़ी की सुइयों पे कहता है अब सुई जब इस हिंसे पे आएगी तो मैं मर जाऊंगा, और फिर वो लोगों से पहले ही कहता है कि भैया मैं सफ़रे आखिरत की आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो मुझे माफ़ कर दे। मतलब वो इस हद तक उस पर मौत का खौफ सवार होता है कि वो अपनी अगली जो है ना वो तैयारियाँ कर रहा होता है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो मरीज़ बिल्कुल सुकून के आलम में हो, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो सब्र से बर्दाश्त कर रहा है, सुकून के आलम में है, उसके चेहरे से कोई भी बेचैनी नहीं टपक रही, ठीक है। अगर तो ये सिम्टम हैं तो बाकी चाहे जो भी सिम्टम्स हो उसके बाकी सिम्टम एकोनाइट के साथ बेशक मुशाबा करती हूँ, आपने कभी भी ऐसे पेशेंट को एकोनाइट नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि अगर वो सुकून है, सुकून के आलम में है, सुकून में है, क्योंकि एकोनाइट का पेशेंट कभी भी सुकून में नहीं होता, वो ही बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। ओके जी, अब हम इसकी बात करेंगे एकोनाइट की जो मेन सिम्टम्स हैं उस पर। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मैंने आपको एक ही डायग्राम से समझा दी थी, अब हम इसकी मेन सिम्टम्स पे चलते हैं। सबसे पहली जो मेन सिम्टम ये है वो ये है कि मामूली सी बीमारी भी होगी ना, चाहे आँखों की सोजिश ही क्यों ना हो, मरीज़ कहेगा कि बस मेरी आँखों की सोजिश होगी है, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, अब मैं मर जाऊँगा। मतलब ये कि मामूली बीमारी से भी मरीज़ जो है वो अपनी उसके अंदर मौत का खौफ पैदा हो जाता है, ठीक हो गया। बीमारी बहुत मामूली सी है, अशुभ चश्म आँखों में सोजिश हो गई, ये कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है ना जिससे डेथ हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ पे भी खौफ महसूस करेगा और अपनी डेथ जो है वो प्रिडिक्ट कर लेगा। इवन के ये भी कह देगा कि मैं इस दिन मर जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो इसकी अलामत ये है कि वो ये कि हज़ियान की हालत में मरीज़ जो होता है वो नहायत ही परेशान, नाउमीद होता है और उसके चेहरे पर खौफ बहुत ही ज़्यादा नुमाया होता है, ठीक है। और एकोनाइट में जो मदहोशी है वो बहुत ही कम होगा कि पेशेंट जो होगा वो गनुदगी में चला जाए, ऐसा बहुत कम होता है। वैसे इस तरह एकोनाइट में होता नहीं है, ठीक है। और मरीज़ जो होता है वो हज़ियान की हालत में जब मरीज़ पे खौफ तारी होता है तब वो मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नाउमीद हुआ होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, कोई तसल्ली दिलासे उस पर काम नहीं करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा इसका तीसरा जो मेन सिम्टम है वो ये है कि उसका जो ब्लड होगा ना पेशेंट का, चाहे वो जहाँ से भी निकल रहा है, उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, ब्राइट और रेड कलर में होगा, ब्राइट रेड, ठीक है, चमकदार और सुर्ख होगा, प्योर खून होगा, ठीक है। और उसके साथ अगर तो किसी पेशेंट का जो रेड ब्लड है वो ब्राइट रेड हो, ठीक है, और उसके साथ उसमें मौत का खौफ पाया जाए तो आप उसके लिए एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा इसका चौथा पॉइंट ये है मौत का खौफ जो होता है वो इतना तकलीफ़देह होता है कि बाज़ लोग जो होते हैं वो मौत के खौफ से घबरा के क्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एक तरफ मौत का खौफ है लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि मैं खुद ही सुसाइड कर लूँ।
अब डॉक्टर केंट जो हैं वो इस मरीज़ के बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर केंट का क्या तज्ज़िया है इस मरीज़ के बारे में, वो हम इस पर बात करते हैं। ओके जी, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको एकोनाइट रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से याद हो जाएगा। डॉक्टर केंट कहते हैं कि जो एकोनाइट का मरीज़ है ना, उसमें 3 चीज़ें जो होंगी ना वो बहुत, एक तो वो पुरखून होगा, यानी कि उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा वो मज़बूत होगा, ठीक है, मज़बूत होगा, बॉडी वाइज सही सेहतमंद और तवाना होगा, ठीक है। और मेंटली क्या होगा, वो वीक होगा। उसका ब्लड जो होगा वो बिल्कुल पूरा होगा, जिस्म मज़बूत होगा और मेंटली वो क्या होगा, वीक होगा। ये डॉक्टर केंट ने इसके बारे में कहा है। अच्छा, ये दवाई जो है, ये अगर इसके हम वेदर की बात करें तो ये जो दवाई जो है, इसका जो लोग सर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं ना, जो लोग सर्दी से मुतासर होते हैं, एकोनाइट के पेशेंट जो हैं वो सर्दी से जल्दी मुतासर हो जाते हैं, तो उनमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर्द और मरतूब मौसम से जो लोग मुतासर होते हैं उनमें हम एकोनाइट का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड वेदर, इसकी जो तकलीफ़ हैं वो कोल्ड वेदर में ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा वैसे जो बहुत और भी मेडिसिन्स हैं जो जिसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा सर्दी से होता है, जैसे रेस्टॉक्स हो गया, हैपरसल्फ हो गया, डलका मारा हो गया, नक्सोमिका वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये बड़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है पेन्स के लिए, दर्दों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये मेडिसिन है। किस तरह से डॉक्टर नीश जो हैं वो इससे दर्दों की जो है वो बेहतरीन मेडिसिन करार देते हैं। डॉक्टर नीश वो कहते हैं कि दर्दों की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बताया कि दर्दों की 3 मेडिसिन जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिसमें एक एकोनाइट आती है, ठीक है, इसको मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में कर रही हूँ। एक एकोनाइट है, एक कैमोमीला है और तीसरी जो है वो है काफिया। ये बात याद रखनी कि काफिया जो है ना, ये एकोनाइट की मावन भी है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है। अब इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए एकोनाइट के जो दर्द होते हैं ना वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, साथ में उसमें खौफ और हरास पाया जाता है, ठीक है। मरीज़ में ना खौफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मौत का खौफ। और जो कैमोमीला का पेशेंट है उसमें मरीज़ में बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और जो काफिया का पेशेंट है उसमें मरीज़ जो है उसकी जिल्द बहुत ज़्यादा हसास होती है, वो शोर तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वैसे तो एकोनाइट में भी नहीं बर्दाश्त होता, लेकिन काफिया का जो मरीज़ है वो शोर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, आवाज़ भी उसे नहीं अच्छी लगती हिजानी कैफियत में, ठीक है। तो डॉक्टर केंट कहते हैं कि जो एकोनाइट का मरीज़ है ना वो दर्दों की वजह से वो चीखता है, चिल्लाता है, और उसके जो दर्द होते हैं उसे ऐसा लगता है जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो, चाकू से काटने पे जैसा दर्द होता है ना उसे इस तरह से फील होता है एकोनाइट के पेशेंट को। और बेचैनी की वजह से फिर मरीज़ कहता है कि मौत का वक्त भी मुकर्रर कर लेता है, नाकाबिले बर्दाश्त उसकी बेचैनी होती है, ठीक है। दिमागी बेचैनी ख़ास तौर पर जब मरीज़ नमूनिया का शिकार हो या गुर्दों की सोजिश हो या जिगर की सोजिश हो या आंतों की सोजिश हो, तो वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। कहता है कि अब तो मेरे गुर्दों पे असर पड़ गया, जिगर पे असर पड़ गया या आंतों पे असर पड़ गया, अब तो मैं मर जाऊँगा, ठीक है। तो इस वजह से वो उसकी जो बेचैनी होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, ठीक है। अब ये बात याद रखना है कि एकोनाइट की बेचैनी का मरकज़ जो होता है ना वो कहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती है, दिल के मुकाम पर, ठीक है। तो एकोनाइट की बेचैनी का मरकज़ क्या है, हार्ट। मरीज़ दिल पे ना हाथ रखे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल को किसी ने पकड़ लिया है, जिस इस तरह बेचैनी और घबराहट हो रही है वो दिल पे हाथ रखेगा, ठीक है, दिल पे या सीने वाली जगह पे। जैसे कि इसी तरह बेलाडोना में भी बेचैनी होती है, लेकिन वहाँ पे मरीज़ सर पे हाथ रखता है, उसका जो बेचैनी का मरकज़ होता है वो सर होता है, लेकिन एकोनाइट का दिल। अच्छा, इसके अलावा दर्दों की जो बेस्ट मेडिसिन मैंने बता दी। इसके अलावा जो ऑपरेशन के बाद जो मरीज़ को दर्द होते हैं उसमें भी आप एकोनाइट दे सकते हैं। मरीज़ के जो ज़ख़म है उनको जल्द हील करने में एकोनाइट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। और एकोनाइट को हम होम्योपैथी का निश्तर भी कहते हैं, क्योंकि एकोनाइट से कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत अच्छा इलाज हुआ है, ठीक है। ओके जी, अब एकोनाइट का एक केस मैं डिस्कस करने लगी हूँ, क्लिनिकल केस एक छोटे बच्चे का। बच्चों से स्टार्ट करते हैं केसेस में।
ठीक है। एक बच्चा है, ठीक है, वो क्लिनिक में आता है और वो चीखता हुआ आता है, ठीक है, शदीद मतलब कि चीख रहा है, रो रहा है, ठीक है, काबू नहीं आ रहा, बेचैन, ठीक है। और बहुत खूबसूरत होता है देखने में, और उसका जो है बेचैनी बहुत ज़्यादा उसे होती है, मोटा ताज़ा होता है और फेस उसका रेड होता है, ठीक है। और बुखार जो है उसका 104 डिग्री पे आता है फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। और बेचैनी की वजह से वो कुछ बता भी नहीं सकता है, तो तब उसे हम एकोनाइट देते हैं और वो एकोनाइट से मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाता है। चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और बुखार भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और बेचैनी की वजह से वो कुछ बताता भी नहीं है। इसके अलावा एकोनाइट जो है वो सांस की नाली जो है लैरिंक्स और ट्रेकिया में अगर कोई सोजिश हो जाए तब भी आप एकोनाइट 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेन चीज़ जो एकोनाइट की मैं की सिम्टम बता दूं आपको, जो एकोनाइट है इसकी मेन जो सिम्टम है वो ये है कि इसकी लोकल इन्फ्लामेशन होती है, किसी मुकामी जगह पर सोजिश होना, लेकिन वो सोजिश का इब्तदाई दर्जा है, ठीक है, अभी अभी सोजिश हुई हो, ठीक है। और साथ में एक्यूट हो, मैंने अभी बताया कि वो एक्यूट हो, फ़ौरन से शदीद सोजिश हुई हो, काफ़ी दिन ना गुजरे हों, एक्यूट हो, ठीक है। साथ में प्यास बहुत ज़्यादा पाई जाए, थर्स्ट बहुत ज़्यादा पाई जाए, और अगर उसकी आप नब्ज़ चेक करो, उसकी पल्स चेक करो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो अगर, ठीक है। और साथ में मरीज़ जो हो वो बहुत ज़्यादा अनएक्सियस हो, तो आप यहाँ पे एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन है, एक्यूट इन्फ्लामेशन है, थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, पल्स फास्ट है और पेशेंट जो है वो दिखने में अनएक्सियस लग रहा है, तो आप ऐसे केस में भी क्या कर सकते हैं, एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ में भी हम समटाइम्स एकोनाइट सजेस्ट करते हैं जब बॉडी में ब्लड के प्रेशर को कम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अच्छा जी, एक इसमें केस है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ कि डॉक्टर सरजान वाल्टर के जो हैं ये इनका क्लिनिकल केस है। डॉक्टर सरजान, इसको मैं इस तरह से इंग्लिश में लिख देती हूँ, सरजान वाल्टर का ये केस है, ठीक है। वो बताते हैं कि रात के तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब मुझे ना मरीज़ के मुआयने के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो मरीज़ को जब मैंने देखा ना तो उसे ना आर्टिकेरिया था, ठीक है। आर्टिकेरिया मतलब ख़ारिश वाले दाने जो होते हैं वो बॉडी पे होते हैं रेड कलर में, ठीक है। तो उसे ना आर्टिकेरिया था और बेचैनी उसे बहुत ज़्यादा थी। बेचैनी इतनी थी कि मरीज़ जो है वो बेचैनी की वजह से तड़प रहा था और मरीज़ पे मौत का खौफ जो था वो बहुत ज़्यादा नुमाया था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भी मरीज़ जो है वो उसे सुकून नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे उस फील हो रहा था वो जैसे कि मैं मर जाऊंगा, जिस तरह बंदा मरने के करीब होता है तो बेचैन होता है ना, इस तरह से मरीज़ जो था वो बेचैन था, ठीक है। तो हद से ज़्यादा उसे वसवसे आ रहे थे कि भाई मैं अब मर जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अब जो मैं आपको कहता हूँ वो काम आप मेरा फौरी करो, ठीक है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो, ठीक है। और इसके अलावा मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा थी, उसका जिस्म जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है। तो ऐसे केस में मरीज़ को तन्हाई का भी खौफ था, मुझे अकेला मत छोड़ के जाना, ठीक है। तो ऐसे केस में एकोनाइट 30 की 1 डोज़ दी गई, ठीक है। और वो विदिन 15 मिनट्स मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ ना एक तो मरीज़ को आर्टिकेरिया था, साथ में मरीज़ को गैंठिया भी था, गाउट, ठीक है। एक तो गाउट के दर्द भी थे, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे, एक उसे जिस्म पे आर्टिकेरिया था, ख़ारिश हो रही थी, दूसरी तरफ उसे बेचैनी थी, तीसरी तरफ वो तड़प रहा था, ठीक है, बिल्कुल भी सुकून से नहीं था और मौत को प्रेडिक्ट कर रहा था, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और उसे मौत का खौफ भी था, वो कह रहा था मुझे अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसे वसवसे आ रहे थे। तो ऐसे केस में एकोनाइट 30 की 1 डोज़ ही उसे आराम पहुँचाने में उसकी मददगार साबित हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में भी एकोनाइट का बहुत रोल है, ठीक है। अगर तो मरीज़ में बेचैनी और बेसब्री बहुत ज़्यादा पाई जाए तो आप एकोनाइट का सजेस्ट कर सकते हैं। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो और बेचैनी और घबराहट हो, फिर भी आप एकोनाइट की 1 डोज़ दे सकते हैं। किडनी डिजीज़ में इसका क्या रोल है? किडनी डिजीज़ का मैं इसका एक केस डिस्कस कर देती हूँ।
ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप एकोनाइट कब कब दे सकते हैं। अच्छा जी, एक यंग बॉय है, ठीक है, वो गुर्दों की ख़राबी की वजह से ना उसके बॉडी पे क्या हो गई, सोजन होगी, स्वेलिंग होगी, जिसे हम ड्रॉप्सी कहते हैं, ठीक है, इस्तिस्का, ठीक है। फिर उसे क्या किया, हॉस्पिटल उसे एडमिट कर दिया गया। तो ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन था, कहता था कि शायद अब मेरे डायलिसिस होंगे या मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को एकोनाइट की एक डोज़ दी गई, ठीक है, उसे काफ़ी अफाका हुआ, और एकोनाइट की एक डोज़ के बाद फिर उसे सल्फ़र दी गई, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सल्फ़र जो है वो एकोनाइट की क्या है, मावन है, ठीक है, यानी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। तो सल्फ़र देने से क्या हुआ, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। उसका जो अब चूँकि एक चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट जो हो वो कोई भी डिज़ीज़ हो, जहाँ पे वो ये कहे ना कि अब मैं बचूँगा नहीं, ठीक है, मायूस हो जाए, नाउमीद हो जाए, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप एकोनाइट सजेस्ट कर दो, और उसकी अगर हार्ट बीट भी तेज़ हो, ठीक है, तो उसे सल्फ़र दी गई, पहले एकोनाइट दी, फिर सल्फ़र दी, वो कंप्लीट ठीक हो गया। और ये चीज़ जैसे एकोनाइट की मावन है सल्फ़र, इसी तरह बेलाडोना की भी मावन क्या है, कलकेरिया कारक, ठीक है। जब बेलाडोना से थोड़ा आराम आए, ज़्यादा ना आ रहा हो, तो आप फिर कलकेरिया कारक दे दो, मरीज़ को मुकम्मल आराम आ जाएगा। इसी तरह इस ड्रॉप्सी के केस में भी पेशेंट को एकोनाइट दी, उसे 50% आराम आ गया था, लेकिन उससे आगे नहीं आ रहा था, तो उसके लिए फिर हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सल्फ़र दी, तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जी जो एकोनाइट का इस्तेमाल होता है, ये मैंने किडनी डिज़ीज़ का एक केस आपसे डिस्कस किया था। अब चूँकि इसकी मैं मिसाने की अलामत बता रही हूँ, तो इसके अलावा ये ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, ब्लैडर आपको पता है ना ऐसे होता है, तो ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाए, इस केस में भी आप मिसाने में सोजिश हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पेशाब बंद हो गया है, या ऐसे अमराज जो सर्दी की वजह से या फिर किसी सदमे या खौफ की वजह से, अचानक खौफ की वजह से पैदा हों, उस केस में भी आप एकोनाइट सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, इसके बाद अब जो इसका मैं मुकम्मल एक ओवरव्यू देने लगी हूँ डॉक्टर हनीमन और डॉक्टर इलन के मुताबिक, ठीक है। तो ये जो आपने सिम्टम्स अभी जो मैं बताऊंगी, ये आपने इसे कंप्लीट नोट डाउन कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। ये जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, ये डॉक्टर हनीमन ने खुद लिखी हैं, ठीक है। तो आप इसको याद करें, अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ये भी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, अगर आप ये लिख देंगी तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ जो आपने ये लिखनी है कि मरीज़ का नाइट के टाइम, यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है। पहली सिम्टम में आपने लिखना है कि रात के वक्त मरीज़ में हिजानी कैफियत हो जाती है, ठीक है, एकोनाइट के पेशेंट में। रात के वक्त उसका मिजाज बदलने लगता है, अभी खुश हुआ है तो अभी मायूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कि रात के वक्त उसके अलामात में इजाफा होता है, उसका मिजाज बदलता है, उसमें हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मरीज़ जो होता है, अगर उसका काम देखें ना, तो काम बहुत जल्दबाजी से करेगा। एकोनाइट का पेशेंट हर काम में जल्दी कहता है कि भाई इस काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि मामूली सी बात होगी ना, तो मरीज़ जो होगा वो तूफ़ान खड़ा कर देगा। जैसे मैंने आपको शुबे चश्म की बात बताई कि ज़रा सी आंखों में सोजिश, उसने तूफ़ान खड़ा कर दिया, कहता है बेचैन हो गया, मैं मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाउमीद हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा बेचैनी और परेशानी इतनी होती है कि मरीज़ को अगर आप कोई तसल्ली और दिलासा भी दोगे ना, वो भी उस पर काम नहीं करेगा, कि नहीं नहीं भाई मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता। तो इस मिजाज मरीज़ का कैसा है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन मरीज़ में पाया जाता है, बेचैनी पाई जाती है, ठीक है। तो खौफ, इसके अलावा 5वें नंबर पे खौफ किस चीज़ का है, मरीज़ को मौत का खौफ है, ठीक है, हर वक्त रहता है, भीड़ में जाने का खौफ, तन्हाई से खौफ आता है। इसके अलावा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने, बुलंदी पे जाने से मरीज़ को खौफ आता है, उसे लगता है कि भाई मैं मर जाऊँगा, ठीक है। और 6ठे नंबर पर आपने इसमें लिख देना है हार्ट बीट के बारे में, कि मरीज़ की जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, चेहरा होता है उसका सुर्ख होता है, और वो सुर्ख होकर ना सूजा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो मरीज़ के जिस्म में गर्मी की वजह से ना मरीज़ को घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो जाती है। अब मरीज़ के दिमाग के अगर बात करें, तो मरीज़ के दिमाग में जो ख्यालात हैं उनका हजूम
बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कभी एक ख्याल आया फिर वो ख्याल हटेगा, जिससे मरीज़ ना उम्मीद होता है दूसरा ख्याल आ जाएगा। इस तरह ख्यालात बदल बदल के आते रहते हैं और मरीज़ जो होता है वो मायूस हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जी साथ में मरीज़ की अगर मेमोरी की बात करें तो मरीज़ की मेमोरी जो होती है वो बहुत ही याददाश्त कम होती है। मतलब इतनी याददाश्त कम होती है कि अभी जो काम किया है ना वो उसे ख्वाब की तरह लगता है, कहता है मैंने ये काम किया था या नहीं किया था। इस तरह से उसकी मेमोरी जो होती है वो वीक होती है। इसके अलावा मरीज़ को जो सर दर्द होता है वो आपने लिखना है कि सर दर्द मरीज़ को पागल बना देने वाला होता है। ठीक है, बर्निंग्स होती है। ठीक है, सर में गर्मी का एहसास होता है, ऐसे लगता है जैसे सर में ना गर्म पानी खोल रहा हो दिमाग में, और पेशानी पे बोझ होता है। ठीक है, और पेशानी जो है फोरहेड इसके लेफ़्ट साइड पे तपकन वाला एहसास होता है और राइट साइड पे ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुक्के मारे हों, इस तरह से एहसास होता है। ठीक है, और इसके अलावा मरीज़ जब सफ़र कर रहा होता है तब मरीज़ को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और मरीज़ जब खड़ा होता है ना अपनी जगह से, एक तो सफ़र चक्करों की बात करें तो सफ़र करते वक्त मरीज़ को चक्कर बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और सर को हिलाने से भी मरीज़ को चक्कर बहुत आते हैं। एक तो सफ़र करने से चक्कर आते हैं ना, जब मरीज़ सफ़र कर रहा होता है तब भी उसे चक्कर आएंगे, और ज़रा सा अपने सर को हिलाएगा तो उसे चक्कर आने लग जाएंगे और आँखों के गिरना अंधेरा आ जाएगा, इस तरह से उसे चक्कर आते हैं। और जब मरीज़ खड़ा होने की कोशिश करता है तो दिल ख़राब होने लगता है। ठीक है, और इसके अलावा मरीज़ की अगर आँखों की बात करें तो मरीज़ की जो आँखों की जो पिपल्स हैं, जो पुतलियाँ हैं, वो फैली हुई होती हैं। ठीक है, पिपल जो होती हैं वो इसकी एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, फैली हुई होती हैं, और मरीज़ रोशनी से मरीज़ को तकलीफ़ होती है, रोशनी से भी उसे खौफ आता है। ठीक है, और अशुभ चश्म, अब मैं आंखों की अलामात में बता रही हूँ कि आंखों की अलामात में हमने ये लिखना है कि एक तो उसकी पुतलियाँ फैली हुई होती हैं, रोशनी से मरीज़ की तकलीफ़ में इजाफा होता है। ठीक है, रोशनी से भी उसे खौफ आता है। इसके अलावा उसकी मरीज़ एकोनेट के मरीज़ की आंखों से पानी बहता है। ठीक है, जब अशुभ चश्म होता है तब उसे मौत का खौफ होता है कि भैया मैं मर जाऊँगा। ठीक है, अगर आप नाक की बात करें तो मरीज़ को नक्सीर का अर्ज़ा होता है। ठीक है, नक्सीर, इसके अलावा सूंघने की ज़कीउल हिस्सी होती है, थोड़ी सी भी कोई बदबू होगी ना वो उसे बहुत ज़्यादा फील होगी। ठीक है, और अगर उसकी चीक्स की बात करें तो चीक्स पे उसे ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ रेंग रही है। ठीक है, रेंगने का एहसास होता है। और उसकी अगर आप ज़ुबान की बात करें, टंग की, तो मरीज़ की जो टंग है ना उस पे ज़बान इसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हुई हुई होती है, मतवरम हुई हुई होती है। मुंह खुश्क होता है। ठीक है, मुंह खुश्क होगा, प्यास बहुत ज़्यादा होगी, और गले में ना जलन का एहसास होगा। इसी तरह जिस तरह स्टमक में जलन का एहसास होता है ना, तो स्टमक से वो जलन जो है वो ऊपर की तरफ आती है ना, तो गले में जलन का एहसास, स्टमक में जलन का एहसास, ज़बान खुश्क होगी, मुंह खुश्क होगा, ज़बान मतवरम होगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, दिल ख़राब होता है कोनेट के पेशेंट का। और अच्छा, उसका दिल इस तरह से ख़राब होता है जैसे ना उसने जैसे इस तरह से दिल ख़राब होता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा मिठाई वगैरह खा ली हो या कोई ऑयली चीज़ें खा ली हो ना, बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने समोसे पकोड़े खा लिए हों। ठीक है, स्पाइसी फूड्स बहुत ज़्यादा खा लिए हों तो जिस तरह से दिल ख़राब होता है, या फिर कोई मिठाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा मिकदार में खा ली हों तो जिस तरह दिल ख़राब होता है, उस तरह से एकोनाइट के पेशेंट का दिल ख़राब होगा। ठीक है, और मैदे में इस तरह लगेगा, इस तरह से पेन होगा जैसे प्रेशर पड़ा हुआ, दबाव डालने वाला पेन, और जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई आपने ना इस तरह से दबाव फील होता है जैसे मैदे पे ना किसी ने कोई पत्थर वगैरह रख दिया हो। ठीक है, ये इसकी मैदे की अलामत भी मैंने बता दी। और इसके अलावा मरीज़ की अगर गर्दन की बात करें तो गर्दन में खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, हरकत देने, गर्दन को ज़रा सा भी हरकत देंगे ना तो ये गुद्दी में दर्द होगा। ठीक है, और जो रीढ़ है इसकी बाएं तरफ गोली लगने वाला दर्द होता है। अगर मैं रीढ़ की कमर की बात करूं तो रीढ़ की बाएं तरफ दर्द होगा, और कमर की जो निचला हिस्सा है ना उसमें इस तरह से दर्द होगा, ऐसे लगेगा जैसे कमर टूट गई है। ठीक है, और हथेलियों में अगर देखे जाए तो मरीज़ की जो हथेलियाँ हैं उसमें मरीज़ को ठंडा पसीना आएगा, और उंगलियों में रेंगने वाले दर्द का एहसास होगा, पाँव ठंडे होंगे, एकोनेट के मरीज़ के पाँव ठंडे होंगे, जोड़ जो हैं उनके जो लिगामेंट्स होते हैं, जोड़ों के जो लिगामेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसकी नींद की बात करें तो मरीज़ जो है कोनाइटिस उससे वो भाई बगैर नींद के ही ना, अभी नींद नहीं आई लेकिन ऐसा फील हो जमाइयाँ उसे आ रही होती हैं। ठीक है, कि दिल करता है कि सो जाऊँ, और जब वो सोता है
तो अचानक जाग उठेगा। क्यों? क्योंकि इसे डरावने ख्वाब आते हैं, मरीज़ अचानक जाग उठता है, ठीक है। और रातें मरीज़ की बेचैनी से गुजरती हैं ख्वाबों की वजह से, बिस्तर में तड़पते हुए रहता है, ठीक है। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है कि नीडल्स लाइक सेंसेशन होती है, मरीज़ को पूरे जिस्म में ऐसे महसूस होता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है। ये एक्वानेट के मरीज़ की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा मरीज़ का आपको मैंने बताया कि इसका जो परस्पायरेशन है, इसका जो पसीना होता है ना एक्वानेट के पेशेंट का, वो दबा हुआ होता है। तो अगर आएगा भी ना तो बहुत मामूली सा और हल्का सा पसीना आएगा, ठीक है। पसीने की दबने की वजह से ही तो उसे बेचैनी होती है। और पूरी बॉडी जो होगी वो, उसकी फुल बॉडी जो होगी वो क्या होगी? ठंडी होगी, कोल्ड होगी। लेकिन उसका जो क्या नाम है, उसका जो फोरहेड है, उसकी पेशानी जो है, उसकी जो ईयर टिप्स है, ठीक है, कानों की जो लो हैं, वो क्या होगा? वो उसमें गर्मी का एहसास होगा, ठीक है। और स्किन पे मरीज़ को किस तरह से दर्द होता है? बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है। और फेस, एक चीक जो होता है वो उसका रेड और हॉट होता है, दूसरा चीक जो होता है वो कोल्ड और येलो होता है, ठीक है। और स्टिंगिंग पेन होता है। अच्छा जी, ये जो अलामत जो मैंने आपको बताई है ना चीक वाली, ये बहुत ही कम मिलती है, वैसे ये इसकी ख़ास अलामत नहीं है। ये एक नॉर्मल बहुत कम लोगों में होता है। अगर तो बहुत सारी अलामत पाई जाए, अगर ये भी अलामत उन अलामत के साथ पाई जाए ना, मरीज़ की मेन सिम्टम के साथ अगर ये अलामत पाई जाए, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। ये भी अक्सर ऐसी अलामत पाई जाती है कि एक फेस जो है, एक चीक जो हो वो रेड और हॉट हो, और दूसरा जो हो वो येलो और कोल्ड हो। इसके अलावा जी मरीज़ के गला जो होता है वो छीला हुआ होता है, खुश्क होता है, ऐसे लगता है जैसे ना गले में कोई चीज़ चिपकी हुई है, ठीक है। और जिसकी वजह से मरीज़ को घुटन का एहसास होता है। और पेट ऐसा महसूस होता है जैसे कि पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पी किस तरह होती है, इसका यूरिन कैसा होता है, और इसके स्टूल किस तरह से होते हैं। देखिए, मरीज़ को जो यूरिन आएगा वो रेड कलर में आएगा, ठीक है। यूरिन वो किस कलर का होगा? रेड कलर का, सुर्ख रंग में आएगा। लाजमी नहीं है कि सुर्ख ही आए, समटाइम्स जब इस कंडीशन ज़्यादा होती है ना, इन्फ्लेमेशन, या फिर जिस पेशेंट में खून ज़्यादा होता है उसका जो पेशाब आता है वो सुर्ख आता है, ठीक है। और इसका जो स्टूल है, ठीक है, वो कैसा आएगा? वाइट कलर में, ठीक हो गया। तब भी आप, साथ में बर्निंग सेंसेशन भी होती है मैदे में, ठीक है, तो तब भी आप एक्वानेट सजेस्ट कर सकते हो। अच्छा, मरीज़ की ना जो ग़िज़ा की नाली से लेकर मैदे तक बर्निंग सेंसेशन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़। अच्छा, यूरिनेशन के दौरान मरीज़ को ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ कतरे जो है ना वो मसाने में से अभी भी टिपक रहे हैं। यूरिनेशन हो गई है, पेशाब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कतरे मसाने से नीचे टपक रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी इसकी एक और भी एक सिम्टम है जो कि, एक सेकंड, मरीज़ का जो है ना रीढ़ की हड्डी, ये मैं आपको बता रही हूँ बता के, ये कमर हो गई, ठीक है। कमर से लेकर मरीज़ की टांगों तक, कमर से लेकर मरीज़ की टांगों तक मरीज़ को ना सुन होने का एहसास होता है, नंबनेस फील होती है, ठीक है। अगर मरीज़ की ना कमर से लेकर टांगे ऐसे लगता है ऐसे सुन हो गई हैं, नम हो गई हैं, और टच करना तो बर्दाश्त ही नहीं होता, तब भी एक्वानेट बनती है, ठीक है। इसके अलावा जी जो दांत निकालने वाले बच्चे हैं, उनमें गर्मी हो और अचानक मरीज़ बच्चा चूक पड़े, ठीक है, और चीखे, मुट्ठियों को बींचे, ठीक है, तो ऐसे बच्चों में भी आप एक्वानेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मरीज़ के एक्वानेट के जो पेन्स होते हैं वो आपको पता है अनबियरेबल होते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, साथ में सुन होने का भी एहसास इसमें पाया जाता है। जल्द पे ऐसे लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं, ठीक है, सरसराहट होना, और तब भी आप एक्वानेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ जो है वो है खसरा। मीज़ल्स में आप कब एक्वानेट का इस्तेमाल करें? जब मरीज़ को खांसी खुश्क हो और साथ में आवाज़ भौंकने वाली खांसी हो, ठीक है, भौंकने वाली खांसी हो और गले में दर्द हो, आवाज़ बंद हो जाए, रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त हो और ज़ुबान सुर्ख हो, तो तब आप मीज़ल्स में भी एक्वानेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, और इसमें मैंने एग्रेवेशन भी बता दी, एम्यूलेशन भी बता दी,
तकरीबन सारी जो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है उस पर क्या क्या असर होता है एक्ोनाइट का, वो सब बता दिया है। तो इस लेक्चर को लेने के बाद आई थिंक आप एक्ोनाइट का बहुत कुछ लिख सकते हैं, मवाद, ठीक हो गया, मवाद लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा बेलाडोना का, तो स्टे ट्यून्ड।